नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, क्लास 11th का यूनिट 4 हम कवर कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था एक थ्योरी के बारे में जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हमने ये सीख लिया था कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस काइंड से एटम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किस काइंड से वो बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कि जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाते हैं तब स्पेस में 3 डायमेंशन में वो जो शेप एक्वायर करते हैं, कोई लीनियर होता है, कोई ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो कोई अलग अलग शेप ऑक्यूपाई करता है, अलग अलग बॉन्ड एंगल होते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है। ओके, क्योंकि जब अगर आप देखें अब तक की क्लास के हिसाब से, अगर आप CH4 यानी मीथेन के बनने को भी समझते हैं तो यहाँ जो सेंटर एटम प्रेजेंट है उस सेंटर एटम का नाम क्या है, कार्बन। और इस कार्बन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 2s2 2p2। जब आप इसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भरेंगे तो ये 2s जो आपकी सबशेल होगी इसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो 2p सबशेल है आपकी उसके अंदर ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2s2 2p2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर कार्बन। अब कार्बन क्योंकि इसके पास दो ही आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है तो इसे मात्र 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन हमेशा अपनी एक्साइटेड स्टेट में रिएक्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन को ये जंप करवा देता है अपने इस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर और बन जाता है कन्वर्ट करके यहाँ 2s के अंदर इसके पास बच जाता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और इधर जो आपके पास 2p है उनके 3 ऑर्बिटल में अब आपके पास सिंगल सिंगल तीनों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इस एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यही चारों ऑर्बिटल फिर आपके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और आपका एक CH4 का मॉलिक्यूल मिलता है जो कि मैं आपके सामने बनाऊं तो कुछ इस काइंड से नजर आएगा। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि भाई इसके अंदर आपके s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल यूज हुए हैं। s ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है और स्फेरिकल एक अगर कार्बन का s ऑर्बिटल यूज हो रहा है और हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो वो किसी भी जगह से ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, यानी s और s की ओवरलैपिंग अगर होती है तो वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है कहीं भी 3 डायमेंशन में, क्योंकि एस की जो स्फेरिकल सिमेट्री होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी। तो हाइड्रोजन का भी एस और कार्बन का भी एस दोनों अगर एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो वो कहीं से भी फ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कार्बन के p ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो कार्बन के p ऑर्बिटल का नाम होता है px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। और क्योंकि px, py और pz ऑर्बिटल एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन आपके जो अटैच्ड है CH4 में, इनका बॉन्ड एंगल भी अगर आप देखें तो वो इस हिसाब से 90 डिग्री ही होना चाहिए था। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन में इसे स्टडी करते हैं और पाते हैं और बड़े हैरान होते हैं कि भाई इसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या रीजन रहा होगा कि जिसकी वजह से इसके अंदर एक सिंगल एंगल, बॉन्ड एंगल भी 90 डिग्री का प्रेजेंट नहीं है। उसको समझने के लिए जिस कंसेप्ट का हमें यूज करना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट को हमें गहराई से समझना पड़ेगा, उस कंसेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले मैं अगर आपको इसे समझाऊं तो इस कंसेप्ट में होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में वो एटम जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ CH4 लिया तो CH4 के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एटम सेंट्रल एटम है, वो कार्बन है या वो हाइड्रोजन है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम जिसका नंबर सबसे कम प्रेजेंट होता है उसी को ही हम सेंट्रल एटम कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हमारा जो कार्बन है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। यानी सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीसीज होती लाइक ICl और इसके केस में हमसे पूछा जाता कि भी बताओ कौन सा एटम सेंट्रल एटम है, तो हम ये कहते दोनों में से जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दोनों के कंपैरिजन में जिसका ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। इस वजह से यहाँ पर जो आयोडीन प्रेजेंट है वो सेंट्रल एटम है। तो हमें सेंट्रल एटम पहचानना आ गया, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई जो सेंट्रल एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमने सीखा कि भी CH4 में कार्बन क्योंकि सेंट्रल एटम है और कार्बन के पास 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, दीज ऑर्बिटल्स मींस s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स, दे हैव कंपेरेबल एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल। सच काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स दे कंबाइन टुगेदर, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे को मिलकर कंबाइन कर जाते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, और अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एंड क्रिएट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल के वो ऑर्बिटल जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ऐसे वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, और वो ऐसा करके अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, जिन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। तो मैं अगर डिफाइन करूं, इट इज द फिनोमिना of intermixing of the atomic orbital with slight difference in their energy to redistribute their energy and create new set of orbitals. Those new set of orbitals are called as hybrid orbitals and the phenomena is called as hybridization. आप इसे ऐसे समझ के देखें कि भाई s जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल सिमेट्री शो करते हैं, वो एक बॉल के काइंड से होते हैं, और जो p ऑर्बिटल होते हैं वो आपके डम्बल शेप के होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। अब क्योंकि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ऑर्बिटल या अलग अलग काइंड के ऑर्बिटल अपना s करेक्टर लेके, p करेक्टर लेके, d करेक्टर लेके फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनमें s करेक्टर भी हो, p करेक्टर भी हो या d करेक्टर भी हो। ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू ए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो ये बेटर ओवरलैपिंग करते हैं और आपके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। ओके, यानी हमने यहां से सीखा इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी, सेम एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो कि क्या होगा कि भी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखो, अब s ऑर्बिटल क्योंकि आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं, p ऑर्बिटल आपके डंबल शेप के होते हैं, और d ऑर्बिटल्स आपके डबल डंबल शेप के होते हैं। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। अब क्यों जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं, और जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं उनकी जो शेप होती है वो कुछ इस काइंड से होती है। यानी यहाँ जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो एक ही स्लोप की तरफ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। एज ए रिजल्ट जब इन्हें ओवरलैपिंग करना पड़ता है किसी के साथ, तो ये बहुत अच्छे से आसानी से ओवरलैप करते हैं, और इस शेप की वजह से ये ऑलवेज हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। ये कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग शो नहीं करते, जिसकी वजह से इनकी वजह से ओवरलैपिंग के कारण जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ओके, बॉन्ड फॉर्म जो होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं। देखो किस किस काइंड की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। अब जब आपका एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है, तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसमें s करेक्टर भी होता है और उसमें p करेक्टर भी होता है। तो उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम होगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज किए हैं उतने ही न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं इनका जो टोटल नंबर होता है वो 2 होता है। और जब भी कोई सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है
उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। इस ज्योमेट्री को, इस स्ट्रेट काइंड की इस ज्योमेट्री को लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। नाम है इसका लीनियर ज्योमेट्री, जिसके अंदर जो ये बॉन्ड एंगल बनेगा, इस बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से फ्यूज करें तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल यूज हुए हैं, इसलिए इसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और क्योंकि ज्वाइन एक s और दो p हो रहे हैं, तो जो टोटल ऑर्बिटल आपके न्यू फॉर्म हो रहे हैं उनका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब 3 की जो ज्योमेट्री आपकी बनती है, इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर की जो ज्योमेट्री आती है, उस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में देखो, ये जो तीन मैंने बनाए, ये तीन जो आपके अटैच्ड एटम है विद द सेंट्रल एटम, ये एक प्लेन में अटैच्ड है। जो मेरा प्लेन ऑफ द स्क्रीन है उसी में है ये। और जो ये बॉन्ड एंगल दिखा रखा है हमने, ये सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में आ जाओ। देखो, अगर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी उसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसमें s करेक्टर भी होगा और p करेक्टर भी होगा। और जैसे जैसे देखो आप sp से sp2 और sp2 से sp3 जा रहे हैं, तो आपका कंपैरिजन में p करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है। और याद रखिएगा, s करेक्टर किसी ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जितना ज्यादा होता है वो उतना ही बेटर ओवरलैपिंग करता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, उतनी ही बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। ओके, ये एस करेक्टर हमें याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है। अब जो ये एक एस और तीन पी ऑर्बिटल के मिलकर जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन रही है, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि चार ऑर्बिटल फ्यूज कर रहे हैं, तो जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका नंबर भी कितना होगा, 4 होने वाला है। और इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो इस काइंड से होगी। देखो, इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो मैंने ये बनाई, क्योंकि मैंने तो ये प्लेन में बना दी, लेकिन इसे आप अगर समझें अगर ध्यान से, तो देखो, अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं और इस क्यूब में मैं क्या करूं, इस क्यूब के सेंटर पर मैं उस एटम को रख दूं जो कि मेरा सेंटर एटम है। तो यहां बीच में मैंने सेंट्रल एटम को प्लेस कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, पेरिफेरल चार चीजें इसके साथ अटैच करनी है इस तरीके से कि जो 8 कॉर्नर्स है इस क्यूब के, हर अल्टरनेट पोजीशन पे एक एटम लगे। तो मान लीजिए एक एटम मैंने यहां लगा दिया तो इसकी अल्टरनेट पोजीशन यहां होगी। अब यहां लगा दिया तो फिर मेरी इसकी अल्टरनेट पोजीशन जो होगी वो यहां होगी। तो ये चार पोजीशन नजर आ रही हैं आपको। अब इन चारों को मैं इस सेंट्रल रेड बॉल के साथ, एटम के साथ अटैच्ड कर दूं, ये जो मेरी ज्योमेट्री बनेगी, इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। यानी यहां से हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि टेट्राहेड्रल क्या होता है। और जो ये टेट्राहेड्रल एंगल होते हैं सारे के सारे, इनकी वैल्यू होती है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल एंगल वैल्यू हमने आ गई कि भी 109.5 डिग्री को या 109 डिग्री एंड 28 मिनट को हम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D में समझ में आ गई होगी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके बाद अगर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल के साथ एक d ऑर्बिटल भी फ्यूज कर जाए, तो इनके फ्यूज कर देने से जो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे उनका नाम होगा sp3d। अब क्योंकि एक s, तीन p और एक d, तीन, चार और एक पांच, पांच ऑर्बिटल फ्यूज कर रहे हैं, तो नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, उनका नंबर भी क्या होगा, 5 होगा। और इसकी जो आपकी ज्योमेट्री बनेगी, इसकी ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। नाम है इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। देखो, इसको थोड़ा सा आप 3D में समझने की कोशिश करें, तो मैं अगर इसे डिफरेंट कलर के पेन से बनाऊं तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा
कि भी पहले तो मुझे, जैसे मैंने SP2 में बनाई थी जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, मैं पहले तो इसी प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द स्क्रीन में मैं वही सेम ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना दूंगा जिसके अंदर हर एक जो एंगल प्रेजेंट है वो 120 डिग्री का है। अब मुझे दो इसके साथ और एटम्स लगाने हैं, और वो इस तरीके से लगाने हैं कि एक तो मेरा स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा हो और एक स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा हो। अब इसको मैं 2D में तो बना नहीं सकता, इस वजह से जब मैं इसे बनाऊंगा तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर में एक ऊपर की तरफ और एक ऐसे नीचे की तरफ दिखा दूंगा। देखकर आपको ये लग रहा है कि ये प्लेन में है, लेकिन दरअसल ये प्लेन में नहीं है। एक आप ऑब्जर्वर की आंखों की तरफ आ रहा है और एक ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा कि भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है। अब यहाँ पे ये जो तीन आपके ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड थे, इन्हें इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं, इन्हें बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो एक स्क्रीन से बाहर की तरफ और एक स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा है, इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में तीन आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और दो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। और ध्यान ये रखिएगा, कोई हमसे अगर ये पूछे कि कितने तरह के बॉन्ड एंगल इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये जो ट्राइगोनल प्लेनर जो पहले मैंने बनाया उसमें जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री है। अब इनमें यानी एक एक्सियल बॉन्ड में और एक यहाँ जो आपके कोई भी इक्विटोरियल बॉन्ड के बीच में बात करूं तो जो एंगल होता है वो मेरा 90 डिग्री का होता है। और तीसरा, जो ये मेरा जो दो मैंने एक्सियल बॉन्ड बनाए हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पर 120 डिग्री एंगल भी एग्जिस्ट करता है, 90 डिग्री एंगल भी एग्जिस्ट करता है और 180 डिग्री एंगल भी एग्जिस्ट करता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री में, अच्छा इस ऊपर वाली ज्योमेट्री में मैं एक बात यहीं पे और ऐड कर दूं, मुझे बाद में नहीं बतानी पड़ेगी आपको, कि क्वेश्चन आता है कि ये जो पांच आपके बॉन्ड बनते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, क्या पांचों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, एक समान होती है या नहीं होती है? इसका आंसर है नो, ये पांचों बॉन्ड लेंथ एक जैसी नहीं होती है। जो आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो बड़े होते हैं कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड्स के। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ी होती है और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ उसके कंपैरिजन में कम होते हैं। इसका रीजन है, जो प्लेन में आप ट्राइगोनल प्लेनर बनाते हो और इसके ऊपर और नीचे एक्सियल बॉन्ड बनाते हो, तो ये तीन का जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इक्विटोरियल पोजीशन का, ये एक्सियल पोजीशन को रिपेल करता है। रिपल्शन से एक्सियल पोजीशन थोड़ी सी दूर चली जाती है, जिससे एक्सियल बॉन्ड बड़े हो जाते हैं और इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक s ऑर्बिटल यूज हो, तीन p ऑर्बिटल यूज हो और दो d ऑर्बिटल यूज हो। जब आपके एक s, तीन p और दो d ऑर्बिटल यूज होते हैं, तब जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उस हाइब्रिडाइजेशन को sp3d2 बोलते हैं। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है, पहले तो देखो जितने ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो 3 2 5 और एक 6 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, तो ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनका नंबर भी क्या होगा, 6 होगा। और जो ये 6 आपके ऑर्बिटल बन रहे हैं, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल मुझे आपको बना के दिखानी है। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड मैं अगर एक स्क्वायर काइंड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मेरे चार जो एटम लगे होते हैं वो ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लगे होते हैं। तो ये एक मेरे पास क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, जो कि प्लेन ऑफ द स्क्रीन में ही प्रेजेंट है। अब एक जो एटम होगा वो इसके स्क्रीन के बाहर मेरी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, और एक होगा अंदर की तरफ लगा हुआ। अब क्योंकि इसे प्लेन ऑफ द पेपर में हम ऐसे तो बना नहीं सकते, एज ए रिजल्ट हम क्या करते हैं, 2D में बनाते वक्त इसे इस काइंड से दिखा देते हैं, एक आपका ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। दरअसल ये ऊपर नीचे नहीं है, ये है प्लेन के बाहर की तरफ और प्लेन के अंदर की तरफ। तो ये हमारा हो गया, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल में देखिए आप, एक स्क्वायर बन रहा है आपका, स्क्वायर के ऊपर एक पोजीशन है, अगर आप इन चारों स्क्वायर को ऐड करें तो एक पिरामिड सा नजर आ रहा है। तो इसके अंदर एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड नजर आएगा, तो एक तरीके से आप स्क्वायर बाई पिरामिडल कह सकते हैं।
और इसी का ही नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी सारे बॉन्ड एंगल, सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है या नहीं होती है, और किस किस तरह के बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करते हैं वो देखो। स्क्वायर के अंदर जो सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है ये यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं, और ये जो हमने आउट ऑफ द प्लेन जो आपका बनाया है इसके, और जो एक आपके जो हमने ऑन द प्लेन आपके जो बॉन्ड बनाए हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल यहाँ आपको नजर आ रहा है वो 180 डिग्री भी होता है। यानी मेनली 90 डिग्री और 180 डिग्री आपके दो बॉन्ड एंगल है जो इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। पर मेन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि क्या इसके अंदर जितने भी आपके जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे एक जैसे बॉन्ड लेंथ के होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो देखो हमारा जैसे, क्योंकि हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं, तो हमारे माइंड में आ सकता है कि जो हमने ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में जो दिखा रखे हैं वो यहाँ पे भी छोटे होने चाहिए, और जो एक्सियल बॉन्ड हमने बना रखे हैं वो यहाँ पे भी बड़े होने चाहिए, जैसे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में होते हैं। ओके, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि भाई इस केस के अंदर यहाँ पे सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ हमें निकल के आती है वो इक्वल आती है, इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है इसमें। और क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा ये है, क्योंकि ये एक हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक आपके सामने स्क्वायर बनाऊं, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे लगा दूं सेंट्रल एटम से, अब अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे लगेगा कि ये सारे के सारे मेरे इक्वेटोरियल और ऊपर नीचे लगे हुए मेरे सारे एक्सियल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर जो मैं बना रहा हूँ वो कोई किन्हीं भी चार को जोड़ के स्क्वायर बना सकता हूँ। जैसे ऊपर वाले को अगर मैं इस कॉर्नर से जोड़ूं, इसको नीचे वाले से, इसको उधर वाले कॉर्नर से और फिर ऊपर, तो मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा जिसका एक एटम आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ लगा हुआ होगा। यानी किन्हीं भी चार को जोड़कर मैं क्या बना सकता हूँ, एक स्क्वायर बना सकता हूँ। तो ये हाईली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का एग्जांपल होता है। और लास्ट हम आ जाएं हाइब्रिडाइजेशन जो हमें पढ़नी है, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और तीन d ऑर्बिटल यूज होते हैं। तीन तीन 6 और एक 7 बनने वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसे sp3d3 बोलते हैं। टोटल 7 ऑर्बिटल्स नए बन रहे हैं आपके, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है इसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में देखो, एक तो मुझे आपका ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन पे मुझे एक पेंटागन बनाना पड़ेगा। सेंट्रल एटम से मैं पांचों को अटैच कर दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद मुझे एक आउट ऑफ द प्लेन दिखाना है बाहर की तरफ और एक दिखाना है अंदर की तरफ। यानी 5 तो मैंने स्क्रीन पे ही बना दिए, और इन 5 के अलावा जो मैंने अंदर की तरफ बनाया है, एक अंदर यानी प्लेन के पीछे की तरफ जाता हुआ और एक प्लेन के बाहर की तरफ जाता हुआ, ये है मेरी एक पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ पर हम ये बात सीख गए कि हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो सकती है, sp, sp2, sp3, sp3 d, sp3d2 एंड sp3d3, और उनकी वजह से शेप 3 डायमेंशन में अलग हो सकती है। तो हमने बेसिकली पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में, और ये देखेंगे कैसे उनकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप निकालते हैं, और वो एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे हम बड़े आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।